हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजनीति मीमांसा में। आज हम एईडीओ बिहार के पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि जीके जीएस वाला पोर्शन है और ये परीक्षा 17/4/2026 यानी आज ही के दिन आयोजित हुआ था और आज हम इसके सारे क्वेश्चन के साथ उसके आंसर को देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पूरा पेपर को हम सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर का निचोड़ हम देखेंगे जीके जीएस का। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इस वर्गीकीय वर्गीकरण प्रणाली को उनके विकास के कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ 5 कथन दिए हुए हैं और इन कथनों में देखना है कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद आता है। तो क्रोनोलॉजी में लगाना है पहले से लेके बाद तक का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1773 में लीनियस की कृत्रिम प्रणाली आती है, 1753 में आती है। दूसरा हम देखते हैं बैंथम का 1862 में आता है। बैंथम और हुकर की प्राकृतिक 1862 में आता है। इसके बाद एगलर और प्रांट की जाति वृत्ति प्रणाली हम लोग देखते हैं जो कि 1887 में आता है। और वियटेकर की 5 जगत प्रणाली देखते हैं जो कि 1969 में आता है। 1969 में आता है। सबसे अंतिम क्या होगा, पुष्पीय पौधे के लिए एपीजी तंत्र जो कि 1998 में होता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, ए, यानी सबसे पहले बी होगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए और ई। तो इसका उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि प्रश्न दूसरा है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि ग्लूकोज उपापचय और कोशिकीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करिए। 3 कथन है और कौन सा कथन सही गलत है इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला कथन कहता है कि टीसीए चक्र में सक्सिनेट का फ्यूमरेट में रूपांतरण अद्वितीय है क्योंकि यह आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में अंतर्निहित एवं एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित एकमात्र चरण है और सीधे तौर पर टीसीए चक्र से इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला तक। तो पहला कथन हो गया। दूसरा कथन हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कोशिकाएं श्वसन का एकमात्र चरण है जहां ऑक्सीजन का सीधे उपयोग होता है और इस चरण में उत्पन्न सभी एटीपी सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोराइलेशन द्वारा निर्मित होता है। तो यह दूसरा कथन। और अंतिम कथन हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज यानी PFK1 एटीपी और साइट्रेट की उच्च सांद्रता द्वारा एलोस्ट्रेटिक रूप में बाधित होता है। तो कुल मिला के यहाँ जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हमारा उत्तर क्या होगा, कथन 1 और कथन 3 सही है। तो कथन 1 और कथन 3 सही है, 2 कथन दूसरा गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी जीव का वास्तविक निकेत है। किसी जीव का वास्तविक निकेत क्या है, तो यह बेसिकली जीव द्वारा वास्तव में अपनाई गई जीवन पद्धति ही किसी जीव का वास्तविक निकेत है। कि कोई व्यक्ति अपना या किसी जीव वास्तव में अपनाई गई जीवन पद्धति को ही किसी जीव का वास्तविक निकेत कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष क्या होगा। यानी जब किसी वृक्ष पर हम हरा प्रकाश यानी हरा लाइट डालेंगे तो उस कंडीशन में उस पर क्या प्रभाव दिखेगा। तो यह बेसिकली क्या दिखाई, प्रकाश में छिप जाएगी, बिल्कुल नहीं। पहले जैसा ही दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं। कुछ तो परिवर्तन होगा ही। अधिक चमकीला, बिल्कुल नहीं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है कि अधिक गहरा दिखाई देगा, डीप दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग देखें कि हरा प्रकाश जब हम किसी वृक्ष या पेड़ पे डालेंगे तो उस कंडीशन में वह बहुत गहरा या अधिक गहरा दिखाई देगा। तो 4 का बी। आगे हम देखते हैं 5वां प्रश्न। यह बेसिकली 5वां प्रश्न का डायरेक्ट हम उत्तर जानेंगे कि क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 5 का बी। 5 का बी यानी 1 और 4, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सही है। यह बेसिकली फिजिक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि 6 है। छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा कहता है जिसमें 2 कथन है। पहला कथन कहता है कि फ्लोएम में चालनी नलिका तत्व जीवित कोशिकाएं होती हैं लेकिन परिपक्व होने पर इनमें केंद्रित नहीं होती। दूसरा कारण कहता है, कथन के बाद कारण कहता है कि सहचर कोशिकाएं अवरोधी संधियों के माध्यम से चलनी नालिका तत्वों की उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करती है जिससे फ्लोएम में शर्करा में
शर्करा के लदान और उतराई के लिए आवश्यक निरंतर दाब प्रणव सुनिश्चित होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 6 का ऑप्शन बी सही होगा। 6 का बी कहता है कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो कथन तो सही है, कारण गलत है। तो इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, 6 का बी। 7वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां, हालांकि देखिए इसमें थोड़ा सा जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा बड़ा दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको विस्तार से देखते चलेंगे। 7वां प्रश्न क्या कहता है? 7वां प्रश्न हमारा कहता है कथन और कारण के रूप में। कथन कहता है कि आग्रे और ग्रेट अडमानेज आबादी में देखे गए मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप M31 और M32 अंडमान द्वीपों पर आंतरिक विकास के अधीन प्राचीन मातृवंशावली दर्शाते हैं, जो लगभग 50 से 70 हजार वर्ष पूर्व आउट ऑफ अफ्रीका तटीय प्रवास के बाद से अलग थलग हैं। कथन एक है। कथन दूसरा कहता है इसका कारण पूर्ण मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंक से पता चलता है कि M31 और M32 को परिभाषित करने वाले कोडिंग क्षेत्र उत्परिवर्तक ज्ञात भारतीय पूर्व एशिया या ओशियन हैप्लोग्रुप MN या R के लोगों से ओवरलैप नहीं करते और 6500 से अधिक मुख्य भूमि भारतीय मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंक्स के सर्वेक्षण ने इस विशिष्ट उत्परिवर्तन की अनुपस्थिति की पुष्टि की, जो कि छोटी अलग अलग आबादी में अनुवांशिकी बहाव द्वारा संरचित स्वतंत्रता को दर्शाता है। तो देखिए कुल मिला के 7वां का उत्तर क्या होगा? तो 7 का सी होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और यह एक दूसरे को स्पष्ट यानी बेसिकली व्याख्या कर रहा है। तो कुल मिलाकर एकदम से आपको आउट ऑफ सिलेबस या ऐसा कुछ लगे कि बहुत बढ़ा दिया गया है या बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के उस ढंग का लिखा गया, तो उस कंडीशन में आंख बंद करके आप कथन कारण को एक्सप्लेन करते हैं वाला में लगा सकते हैं। तो इसका सी उत्तर सही होगा, यानी 7 का सी कि ए और आर सही है। आपका आर जो रीजन है असर्जन को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर उसका बात को एक्सेप्ट कर रहा है। 8वां प्रश्न हमारा कहता है डॉक्टर लालजी सिंह और उनके शोध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब डॉक्टर लालजी की शोध के बारे में बात करते हैं। कथन एक कहता है कि डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता माना जाता है। तो फिंगरप्रिंट के पिता माना जाता है, तो बिल्कुल सही है कि इनको फिंगरप्रिंट का पिता माना जाता है। दूसरा, उन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया, जो वैश्विक विकास से पहले था। दूसरा भी सही है। तीसरा कहते हैं कि उनके शोध ने डीएनए फिंगरप्रिंट को वन्य जीव संरक्षण में व्यापक रूप से लागू किया, जिसमें भारत में बाघ, मोर और हाथी आदिवासी पर वंशावली अध्ययन शामिल है। तो इसका क्या होगा? 8वां का ऑप्शन सी सही होगा कि यह तीनों ए, 2 और 3 तीनों सही है। तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि भारतीय फिंगरप्रिंट के पिता किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर लालजी सिंह को कहा जाता है। तो तीनों सही है इसमें कथन। अगला 9वां प्रश्न हम देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कहता है कि 2022 में स्वेटे पाबो को फिजियोलॉजिकल या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण वैज्ञानिक कार्य के लिए किस क्षेत्र में है? तो चूंकि यहाँ मेडिसिन की बात करता है, तो 9 का उत्तर के यानी क्या होगा? विलुप्त होमिनिन्स के जीनोम और मानव विकास से संबंधित खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2022 में, और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो यह बेसिकली क्या होगा? 9 का ए। 10वां देखते हैं, जो कि असर्शन रीजन वाला कथन कारण वाला है। तो 9वां कहता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एरोबिक श्वसन के दौरान उत्पादित अधिकांश एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेंट फास्फोराइलेशन के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहला कथन है। कारण इसको क्या कहता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के पास प्रोटॉन ग्रेडियंट का निर्भर करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि केमियोस्मोसिस के माध्यम से एटीपी विश्लेषण कहता है। तो 10वां का क्या होगा? तो यहाँ 10वां का डी हो जाएगा कि ए और आर सही है, और आर आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका उत्तर आंख बंद करके डी लगाइए। हालांकि मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जहां भी कथन कारण वाला प्रश्न आता है, तो उसमें मैक्सिमम चांस होता है कि दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है, यही सही होता है। ज्यादातर स्थिति में
यही सही होता है। अब देखिए आजकल बीपीएससी को थोड़ा भारी भरकम सवाल पूछने का आदत हो गया है, तो यहाँ भी मैच द फ्लोइंग से संबंधित प्रश्न है और हम वही 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न 11 का सी सही होगा, तो 11 का सी सही होगा यानी मिलान करते हैं। तो एक का एक प्राचीन डीएनए नमूने का स्रोत क्या है, तो यह बेसिकली प्राचीन ईरानी संबंधी किसानों, चरवाहों और प्राचीन पूर्वज भारतीय एएसआई का मिश्रण, यानी एक का एक होगा। बी का 4 पहचानी गई प्राथमिक वंशावली घटक क्या है, तो बेसिकली सभ्यता के चरम के दौरान बाहरी स्टेप इनपुट के बिना सिंधु घाटी सभ्यता आदिवासी को सीधे आनुवांशिक पूर्वज के रूप में मानता है, तो बी का 4 सही होगा। बी के 4 के बाद सी का 2 क्या कहता है, तो यह कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यक्ति में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित वंशावली। ठीक है, तो क्या है इसका स्टेप चरवा इंडो यूरोपीय प्रवासन से संबंधित है और अंतिम आधुनिक भारतीयों के लिए व्यापक अनुवांशिकी निहित है, तो बेसिकली 4 का 3 यानी हरियाणा के राखीगढ़ी में 2500 ईसा पूर्व एक महिला के कंकाली अवशेष मिले और यहाँ से पता चलता है। तो यह बेसिकली थोड़ा भारी भरकम प्रश्न है। आज का पेपर हमको 14 तारीख वाले पेपर से ज्यादा टफ थोड़ा सा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा लेंदी पेपर बनाने का प्रयास किया गया है और बनाया भी गया है। अब बढ़ते हम 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा कहता है कि 2014 में पंजाब में अजनाला में एक परियुक्त कुएं से खुदाई में प्राप्त 282 कंगालों के फोरेंसिक विश्लेषण के रूप में उन्हें 1857 सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य से किया गया है, तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हैप्लोग्रुप और स्ट्रांसियल्स आइसोटोप अनुपात जो गंगा मैदान मूल में दर्शाता है, तो इसका उत्तर होगा 12 का बी। 12 का बी इसका उत्तर होगा। और यहाँ से हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, हालांकि बड़ा सीखना पेचीदा साबित हो रहा है लेकिन कुछ सीख रहे हैं, तो 12 का बी सही होगा। 13वां प्रश्न है कि समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवर का उचित स्थान क्रम क्या है, तो 13वां प्रश्न क्या होगा, तो 13 का सी यानी ओटारियो, एरी, हुरोन और मिशिगन होगा। तो सबसे शुरू में ओटारियो और अंत में मिशिगन होगा, तो 13 का सी ऑप्शन सही है। 13 का उत्तर सी होगा। 13 का उत्तर सी होगा। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा कहता है जो कि मैच द फ्लोइंग से संबंधित है और एक दूसरे देश को एक दूसरे की राजधानी के अनुसार मिलाएंगे। तो कनाडा सबसे पहले हम देखेंगे, कनाडा का संबंध आपका मॉन्ट्रियल से है। कनाडा का मॉन्ट्रियल से, जो कि यहाँ से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था, कनाडा में है। तो ए का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होगा, ठीक है। अब 14 का केवल 2 सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ होगी, तो यहाँ पे सिर्फ निम्नलिखित में सही नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है, हाँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा था। तो बेसिकली कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में है लेकिन यह इसकी राजधानी नहीं है, तो यहाँ गलत प्रश्न पूछा है यानी गलत मिलान को पूछा है, तो कनाडा ए ऑप्शन बी केवल 2 गलत होगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है और दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है, तो इसका उत्तर 14 का डी सही होगा। 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, इसमें बेसिकली मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। तो 15 का प्रश्न क्या है, झारखंड। झारखंड प्लास यहाँ का फेमस वृक्ष है, राजकीय फूल प्लास है, झारखंड का प्लास। तो क्या एक से सही हो रहा है, एक का 3, एक का 3 2 में है, तो यहाँ हम लोग इसको कट कर देंगे। इसके बाद कर्नाटका, उड़ीसा का क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा का बेसिकली अशोक चक्र होगा, क्योंकि उड़ीसा में अशोक का जाना हुआ था और कलिंग का युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या काम बन रहा है, तो सी से 4। हाँ, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी झारखंड के लिए पलाश का फूल हो जाएगा, कर्नाटका के लिए आपका कमल का फूल होगा, क से कर्नाटका, क से कमल का फूल, उड़ीसा अशोक क्योंकि अशोक वहां पे युद्ध लड़ने गए थे, और पंजाब के लिए ग्लेडियोस का फूल हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो बेसिकली ये इसका उत्तर होगा। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सबसे ऊंची हिमालय पर्वतीय चोटी कौन है। तो भारत में सबसे ऊंची हिमालय पर्वतीय चोटी कौन है,
तो यह बेसिकली K2 के नाम से जाना जाता है। K2 हिमालय भारत में सबसे ऊंची हिमालय पर्वतीय चोटी K2 के नाम से जाना जाता है। यह बेसिकली K2 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी बेसिकली जीवमंडल आरक्षित और राज्य की बात कर रहा है। यहाँ पे 17वां का क्या है, तो कौन सा सही मिलान नहीं है, इस पे बात करेंगे। तो यह बेसिकली दिहांग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, मानस असम से संबंधित है, सिमलीपाल बेसिकली उड़ीसा से संबंधित है, लेकिन आपका शेषचलम जो है तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। तो एक यही क्वेश्चन, एक यही मिलान गलत है। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न भी मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। तो 18वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारत से निर्यात और मूल्याधारित श्रेणी, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो 18 का हम बी उत्तर लेके चलेंगे। 18 का बी होगा तो कैसे मिलान करेंगे, यूएसए का क्या है, तो यूएसए का 3 है, चीन का 1 है और नीदरलैंड का 4 है और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात का 1, यानी इसका ऑप्शन 2 सही होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों मतलब कथन कारण है। तो पहला कथन को हम पढ़ते हैं, मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है कि 2014 में मेक इन इंडिया हुआ था। दूसरा, उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना, तो बिल्कुल दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी, हालांकि एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति में पर्याप्त संभावना है कि बीपीएससी एक्सप्लेन ही करवा देगा, भले डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ बता रहा है कि मेक इन इंडिया 2014 में बना और उसका कारण तो एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो 19 का ऑप्शन डी सही होगा। 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि क्या होगा। तो 20 का क्या होगा, यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, बिल्कुल सही बात है, यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। इसका उद्देश्य श्वसन शाश्वत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने लाइफ से संबंधित इसमें बात की जाती है, पर्यटन नाम का कोई चीज नहीं है। तो 2 गलत हो जाएगा, 2 गलत होगा तो बी ऑप्शन यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तीनों सत्य है, यह भी खत्म हो जाएगा। तो इस तीसरा देखते हैं कि इसका उद्देश्य पर्यटन को भारतीय गांवों तक, बिल्कुल पर्यटन से कोई इसका संबंध ही नहीं है। तो केवल क्या सही होगा, केवल एक सही होगा, यानी केवल डी, केवल एक सही होगा, यानी ऑप्शन डी, 20 का डी सही होगा। 20 का डी सही होगा। ऑप्शन सिर्फ कथन यह कि यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, यानी पर्यावरण के अनुकूल हमें जीना चाहिए, इससे संबंधित। 21वां प्रश्न है, भारत में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम ऐसा है। तो 21वां प्रश्न क्या है, तो यह बेसिकली ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले चावल, चावल के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मक्का, मक्का के बाद दाल होता है। तो सबसे ज्यादा चावल, गेहूं, मक्का और दाल, यही इसका क्रम होगा। तो 21 का सी, 21 का सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है कि बिहार की बाढ़ के बारे में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। तो 22वां कथन क्या है, बिहार के बाढ़ से संबंधित। तो बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल सत्य बात है कि बिहार में मैदानी क्षेत्र ज्यादा है और बिहार की प्रमुख नदियां लंबी है और उनका जलाशय क्षेत्र पहाड़ों में है, बिल्कुल दूसरा भी सही है। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ठीक है, तो बिहार आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है। तो यह तीनों सत्य होना चाहिए कि आर्थिक रूप से बिहार पिछड़ा है। हालांकि 22 का क्या है, बिहार अच्छा सॉरी, यहाँ बाढ़ के बारे में पूछा गया है। हालांकि बिहार आर्थिक रूप से भले पिछड़ा है, लेकिन डायरेक्ट इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ बाढ़ से संबंधित पूछा है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही, केवल 2 ही सही होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। बाढ़ के बारे में पूछा है तो हम बाढ़ के बारे में बताएंगे, बाकी बिहार की स्थिति बहुत मायने में बहुत पीछे है। तो 23वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ मिस्टेक होने की संभावना है। 23वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए। भारत में चांदी से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो यह बेसिकली 23 का डी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता से चांदी के साक्ष्य मिलने लगे थे। पहले तांबा, तांबा के बाद लोहा, उससे पहले पत्थर, पत्थर, तांबा, लोहा और चांदी का साक्ष्य मिला था। 23 का ऑप्शन डी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। चौथा, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो 24 का डी,
24 का डी यानी कनिष्क के काल में जम्मू कश्मीर में हुआ था कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कनिष्क के काल में, और यह बेसिकली जम्मू कश्मीर में हुआ था। हर्षवर्धन कौन है? तो हर्षवर्धन के समय में होन्सोंग आया था। अशोक बेसिकली कलिंग के युद्ध के बाद इनका विचार बदल गया और यह बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी बन गए। 24 प्रश्न हो गया। 25वां प्रश्न हमारा चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? चंद्रप्रद्योत की बात करेंगे तो चंद्रप्रद्योत क्या होगा? तो यह बेसिकली अवंती का राजकुमार था, यहाँ का राजा था। चंद्रप्रद्योत अवंती का राजा था और चरक को इनके उपचार या इलाज के लिए अवंती भेजा गया था। तो यह बेसिकली बिंबिसार के शासनकाल में हमको लगता है कि थे, और चंद्रप्रद्योत कहाँ के थे? तो यह बेसिकली अवंती से संबंध रखते हैं। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे? 26वां प्रश्न है। 25 का सी हो जाएगा और 26 का राष्ट्रकूट बेसिकली जैन धर्म से संबंध रखते थे। राष्ट्रकूट का संबंध जैन धर्म से संबंधित था और वह जैन धर्म के संरक्षक थे। अब 27वां प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पार देखा गया था? यानी किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पर देखा गया था? तो यह बेसिकली 27 का ऑप्शन बी यानी इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश 1215 या 1211-12 के आसपास थे और यह बेसिकली उन्हीं के शासन में देखा गया था। मंगोल के जो चंगेज खां थे उनको सिंधु नदी के पार देखा गया था, सिंधु नदी के पास देखा गया था। बलबन को देखिए रक्त और लोह की नीति अपनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली मोहम्मद गजनी का चेला था और उसका चेला इल्तुतमिश बना। ठीक है। रजिया सुल्तान को पहली महिला शासिका के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 28वां प्रश्न है, निम्न में से किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो 28वां प्रश्न है कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और वही बलबन आपका रक्त और लोह की नीति अपनाता है। गुजरी महल किसने बनवाया था? 29वां प्रश्न है। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल मान सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो कि अकबर के सेनापति थे। तो यह बेसिकली गुजरी महल मान सिंह के द्वारा 29 का ऑप्शन बी सही होगा। गुजरी महल मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। 30वां प्रश्न है। किस मुगल शासक को रंगीला नाम से जाना जाता था? तो रंगीला किसको जाना जाता था? यह बेसिकली 30 का सी यानी मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। यह ऐसा आदमी था कि अपने शासनकाल में अपने राज्य में यह कभी महिलाओं का वस्त्र पहन के नाचने लगता था, कभी कुछ करने लगता था। तो यह बेसिकली मोहम्मद शाह को ही रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का सी कि मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था और फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्रुखसियर को। और आपका ऑप्शन सी सही होगा कि रंगीला कौन है? मोहम्मद शाह ही रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था। 31वां देते हैं। कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो कूका आंदोलन 31 का ऑप्शन सी यानी गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन लाया गया था। तो कूका आंदोलन किनसे संबंधित है? गुरु राम सिंह के द्वारा 31 का सी। आगे देखिए। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह पहली बार मैं नाम सुना हूं। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो 32 का बी यानी गारो खासी से संबंधित एरिया है जो गारो, उनका ही पागलपंथी विद्रोह था। गारो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 का बी गारो यानी पागलपंथी विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। हमने 32 प्रश्न को कंप्लीट किया। हमारा 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न हमारा है कि स्वदेशी वाहिनी 33वां क्या है कि स्वदेशी वाहिनी किसके द्वारा संपादित किया गया है? एक समाचार पत्रिका है जो कि स्वदेशी वाहिनी के नाम से है और यह किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो 34 का यह बेसिकली के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा किया जाता था। तो स्वदेशी वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा रहता है। और देखिए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है और मुदालियर कमीशन के नाम से शिक्षा आयोग है सेकेंड, इसे बेसिकली सेकेंडरी शिक्षा आयोग भी नाम से जानते हैं, सीएन मुदालियर के नाम से। 34वां प्रश्न हमारा है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज थोड़ा सा रटाफिकेशन वाला कुछ पार्ट यहाँ दिया गया है। तो नेटिव मैरिज बेसिकली 32 यानी 1872 में आता है। नेटिव मैरिज 1872 में हम देखेंगे। नेटिव मैरिज एक्ट कब आता है? तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है। तो यह 34वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ।
35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी कहाँ बना था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था गदर पार्टी। तो गदर पार्टी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी 1923 में बना था। अब थोड़ा सा लिखने में हमको भले दिक्कत हो रहा है यह, लेकिन 1923 में गदर पार्टी बना था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 35 का ऑप्शन बी सही होगा। 36वां प्रश्न हमारा है, विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? तो यह बेसिकली 36 का क्या होगा? यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, यह बेसिकली पाल वंश के शासक यानी धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी यानी 36 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न है कि मुगल वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा के पूर्व कहाँ थे? यानी मुगल सॉरी यहाँ मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा से पूर्व कहाँ थी? तो यह बेसिकली राजगृह यानी गृहवज्र या राजगृह के नाम से जाना जाता था। तो इसकी पहली राजधानी राजगृह या गृहवज्र थी, जो कि पाटलिपुत्रा इसके बाद राजधानी बनी। तो मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा या पहली राजधानी कही है, तो यह बेसिकली राजगृह या गृहवज्र है। तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 37 का बी। 38वां प्रश्न देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो बिहार क्रांति 38 का ऑप्शन क्या होगा? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा कि यह बेसिकली स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और यह किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो 38 का बी हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखिए कि आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह बेसिकली श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो श्री कृष्ण बाबू के नाम से जाने जाते हैं, श्री कृष्ण सिंह थे। तो 39 का सी यानी श्री कृष्ण सिंह होंगे। जयप्रकाश नारायण के बारे में जान ही रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और ये बेसिकली सिवान से आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 40वां प्रश्न कहता है कि बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो पाल थे यानी पाल वंश जो थे, जो बंगाल और बिहार के जो रहने वाले पाल वंश थे, किस धर्म के अनुयायी थे? तो 40वां का ऑप्शन सी यानी बौद्ध धर्म से इनका संबंध था। बौद्ध धर्म से इनका, राष्ट्रकूट जैन धर्म से थे और पाल वंश जो कि बंगाल बिहार से संबंध रखते थे, यह बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित थे। 41वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित किया था? तो यह बेसिकली ऑप्शन डी सही होगा। 1929 लाहौर अधिवेशन में स्वाधीनता यानी स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो किस वर्ष कांग्रेस ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को रखा था, पारित किया था? तो 1929 को यानी 26 जनवरी 1929 को था। बाद में इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग पूर्णतः संविधान लागू करके 1950 में मनाते हैं। तो 41 का ऑप्शन डी सही होगा। यह बेसिकली 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 42वां प्रश्न है कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 1930 में क्या हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में ही सांप्रदायिक चुनाव की बात की जाती है। और 1929 में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। तो 42 का क्या होगा? 42 का ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी यानी 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कौन की थी? तो बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया था और यह बेसिकली बिहार से संबंध रखते हैं और इनके नाम पे गया जी में एक जगजीवन राम कॉलेज भी है। तो 43 का ऑप्शन बी सही होगा, बाबू जगजीवन राम। 44वां प्रश्न है कि पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, यानी पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो 44 का बी यानी सिकंदर हयात खां द्वारा किया गया था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो यह बेसिकली ऑप्शन बी सिकंदर हयात खान के द्वारा किया गया था। 44 का बी। मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी से संबंध रखते हैं और यह बेसिकली पाकिस्तान या अलग एक पाकिस्तान जैसे देश
देश या पाकिस्तान के राज्य की मांग कौन करते हैं? तो मोहम्मद इकबाल इसके वैचारिक या इसके बेस के रूप में काम करते हैं और उन्हीं को विचार को आधार बना के, मोहम्मद इकबाल के विचार को आधार बना के हमने मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खान जैसे और भी व्यक्ति ने एक पाकिस्तान जैसे अलग राज्य की या अलग देश की मांग की, जबकि मोहम्मद इकबाल के द्वारा सिर्फ एक अलग राज्य की बात की गई थी, लेकिन बाद में यह मुद्दा इतना तूल पकड़ा कि एक देश तक जा पहुंचा। तो 44 का ऑप्शन बी सही होगा। 45वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष आईएनए की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष आईएनए की स्थापना की गई थी? तो 45 का ऑप्शन सी सही होगा। 1942 में आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है और यह बेसिकली आईएनए 1942 में बनता है। ठीक है, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 45 का सी सही होगा। 46वां प्रश्न हमारा है, कहता है कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे कुछ प्रश्न कॉमन सेंस पे थे और उस समय हमने इसको पढ़ा भी है, यह एकदम से नया नहीं आया है। तो 46 का भी क्लेमेंट एटली हो जाएगा। तो 46 का बी हो जाएगा कि क्लेमेंट एटली ब्रिटेन या इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री था। तो 46 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? तो 47वां प्रश्न का बात करता है 8 जुलाई 1947 को। 8 जुलाई 1947 यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो 47 का सी 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। तो 18 जुलाई हम लोग याद रखेंगे, बाकी 1947 तो स्वाभाविक रूप से याद रहेगा ही रहेगा। 48वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो पहला कहता है कि चुनाव कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति। दूसरा, चुनाव सुधारों पर गोस्वामी समिति आता है। गोस्वामी के बाद तारकुंडे समिति आता है। तो तारकुंडे समिति पहले आएगा, इसके बाद गोस्वामी समिति आएगा। तो पहले तारकुंडे समिति फिर गोस्वामी समिति आएगा। ठीक है। राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव का अभियान। तो यहाँ हम कैसे लगाएंगे? तो 48 का ऑप्शन डी सबसे पहले आ जाएगा आपका, चुनाव कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय। इसके बाद यहाँ हमने सिर्फ हमको 2 पता था, उसके बेसिस पे हमने किया कि 3 पहले 2 बाद में आएगा। तो 3 पहले आ रहा है ऑप्शन डी में, यानी 48 का डी हो जाएगा कि सबसे पहले चुनाव तारकुंडे समिति, तारकुंडे के बाद गोस्वामी समिति और अंतिम में 4 राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह चुनाव सुधार से संबंधित था। हमने 48वां प्रश्न देखा। 49वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा 49वां प्रश्न वही कथन कारण वाला है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, इसमें 7-8 क्वेश्चन तो हम लोग कथन कारण वाला देख चुके हैं। तो कथन क्या कहता है? कथन है कि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया, न कि एक संघ। संविधान ने क्या कहा? तो संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया, न कि एक संघ के रूप में। सही बात है। दूसरा क्या है? कहता है कि भारतीय राजनीति एक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है। बिल्कुल नहीं, यह अमेरिका जैसा समझौता का परिणाम नहीं है। तो कथन ए तो सही है, लेकिन कारण इसका गलत है, समझौता का परिणाम नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी 49 का सी कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत बताया गया है। समझौता का परिणाम कहाँ? इसका उदाहरण होगा यूएसए, यानी अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा कि समझौता का परिणाम है। तो यह स्टेटमेंट अमेरिका से संबंधित है। अगला 50वां प्रश्न हम देखते हैं कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। तो 50 क्या कहता है कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। यह तो बिल्कुल गलत बात है। 50वां प्रश्न है। इसके बाद दूसरा, यह गलत हो जाएगा, संविधान में प्रावधान है। दूसरा, वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। ठीक है, कथन। अब इसमें प्रश्न उठता है कि क्या दोनों सही है? तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दूसरा, यानी बहुमत दल का जो नेता है उसको ही या सर्वसहमति से जो चुना जाएगा उसी को मुख्यमंत्री बनाई जाएगी। यानी वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। हालांकि कुछ हद तक सही है, लेकिन
एक नजर से देखा जाए तो गलत लग रहा है, तो थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन यहाँ 50 का उत्तर ये होना चाहिए कि ना तो एक सही और ना ही दूसरा सही है। थोड़ा इसको डाउटफुल हम रखेंगे, हालांकि हमको पता नहीं कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, सही है। खैर, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न का ऐसे उत्तर यही होगा, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 51वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न हमारा कहता है कि 51वां प्रश्न हमारा कहता है कि अध्यक्ष, यहाँ मैच द फ्लोइंग है, तो क्या कहता है कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का मिलान कहाँ से करेंगे? मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। बिल्कुल, अध्यक्ष इसका कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच, बिल्कुल नहीं, अध्यक्ष का काम नहीं है। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, बिल्कुल नहीं, वित्त मंत्री का काम है। पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भाग लेता है, बिल्कुल नहीं। तो मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा निर्धारित करता है, तो यह किसका काम है? तो यह बेसिकली अध्यक्ष का काम है। तो एक का एक सही हो जाएगा। वित्त मंत्री पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भाग लेता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच करता है या कैग के माध्यम से करवाता है। C&AG संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करता है। थोड़ा सा अच्छा, हमने यहाँ गलत मैच किया था, लेकिन CAG का काम क्या है? तो डी का CAG का काम क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं, CAG का काम क्या हो जाएगा? तो यह बेसिकली कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच करता है, तो डी का तो 2 हो जाएगा, सही है। वित्त मंत्री क्या? पंचवर्षीय योजना, सही होना चाहिए। राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, थोड़ा सा, राष्ट्रपति वार्षिक संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करता है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको मैच करने का प्रयास करते हैं। कैग क्या है? कैग का बी हो जाएगा, यानी कैग का बी, मांगों पर चर्चा अध्यक्ष करेगा, संसद में वार्षिक वित्तीय यहाँ हो जाएगा, और ठीक है, इसका उत्तर तो ऑप्शन डी होना चाहिए। तो एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। अब इसमें होगा कि अध्यक्ष क्या करेगा? तो अध्यक्ष बेसिकली एक का एक हो जाएगा। अध्यक्ष के बाद देखते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का काम क्या है? तो यह बेसिकली पंचवर्षीय योजना में भाग लेगा। राष्ट्रपति आपका 3, यानी संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करेगा। और CAG सही है, यानी ऑप्शन डी सही हो। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, ऑप्शन डी इसका सबसे सही उत्तर है, सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न वही बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला है। तो कथन एक कहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनिवार्य नहीं है, यानी पंचायती राज व्यवस्था में अनिवार्य नहीं है का बात करता है। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी, ठीक है, तो यह बेसिकली 52वां है। इसमें कह रहा है कि संभावित कारण है, इनमें कौन सा? पंचायती राज अप्रभाविता अप्रभाविता के संभावित कारण है कि कुछ मुद्दे इसमें नहीं रखे गए थे, सही एक है। पंचायती राज व्यवस्था में वित्त की कमी, यानी पैसा कम दिया जाता है। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व शायद ही हो पाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आजकल मुखिया पति का हम लोग पंचायत वेब सीरीज में देखे कि मुखिया पति का प्रचलन चलता था, तो महिलाओं का या महिलाओं के नाम पे महिलाएं ही अपना जिम्मेदारी नहीं उठा पाती थी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है, तो उस कंडीशन में तीनों है कि बात तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संविधान अधिनियम में अनिवार्य नहीं है, मतलब कि दिया तो गया है उसे 29 विषय, लेकिन अनिवार्य नहीं बनाया गया है, तो इसके कारण भी पिछड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन कमजोर होने का तीनों कारण है, 1, 2, 3, यानी 51 का ए होगा। 51 का, सॉरी, 52 का ए होगा। 52 का ए होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 53वां प्रश्न है। 53वां प्रश्न कहता है कि राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। पहला, विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद में लंबित विधेयक, कथन एक। दूसरा, परिषद द्वारा पारित विधेयक लेकिन विधानसभा में लंबित। तीसरा कहता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक। राष्ट्रपति का पास ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 201 के तहत क्यों है, 200 या 201 के तहत क्यों है, राष्ट्रपति के लिए भेजता है सहमति लेने के लिए, अगर कुछ वैसा उसको सस्पेंस लगता है तो। चौथा कहता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति और पूर्ण विचार के लिए लौटाया गया विधेयक। तो क्या सही होगा?
तो यह बेसिकली 53 का बी सही हो जाएगा कि इसमें क्या है कि उपयुक्त में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाती है, तो इसका बी 1 और 2 दोनों रद्द हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों रद्द हो जाएगा, तो 53 का बी यानी 53 का बी हो जाएगा। 54वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण रखने के अनिवार्य कार्य में सीएजी की सहायता करती हैं। तो 54वां का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 54वां हो जाएगा लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। विशेष अधिकार ऐसा कुछ है नहीं, प्राक्कलन समिति भी नहीं करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 54 का डी इसका उत्तर हो जाएगा कि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति ये दोनों होगा 1 से 4, 1 और 4। 55वां प्रश्न है नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के निर्दिष्ट वर्ग को भारत में 5 वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आदेश करने की अनुमति देता है। तो 55 क्या कहता है कि 55 का एक बिल्कुल सही है। दूसरा, विधेयक के प्रावधान पूरे देश में लागू होंगे, बिल्कुल सही है। अगला, आवर्जन की अंतिम तिथि नहीं, एक सेकेंड, विधेयक के प्रावधान पूरे देश में लागू होंगे यानी क्या कहता है, ये गलत होगा। दूसरा, आवर्जन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले होगी, तो कथन 1 और 2 3 दोनों सही है। कथन 1 और 3 सही है इसमें। ठीक है, कथनों पर विचार करें और कथन में कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है, तो 55 का ए सही हो जाएगा। 55 के बाद 56वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56वां, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो हमें सही कथन की जांच करनी है। तो ये है कि 98वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 73 371 जे जोड़ा, जिसमें हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए। बी कहता है दूसरा प्रश्न, विशेष प्रावधानों का उद्देश्य क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन के समान आवंटन हेतु एक संस्था तंत्र स्थापित करना। तीसरा कहता है कि अनुच्छेद 371 जे क्षेत्र के छात्रों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सीटों के आरक्षण की बात करता है। तो 56 का क्या सही हो जाएगा, सी यानी तीनों सही है। तो 56 का सी सही हो जाएगा, 56 का सी। 57वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 क्या है, तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या होगा 57 का, तो पहला है कि राज्य का कानून जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया गया और जिस पर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई, संसद द्वारा पूरे देश के लिए बनाए गए कानून पर प्रबल हो सकता है। बिल्कुल राष्ट्रपति सहमति देता है तो ऐसा कंडीशन बनता है जिसमें राष्ट्रपति की राज्य का कानून जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के लिए आरक्षित किया गया है और जिस पर उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई, संसद द्वारा पूरे देश के लिए बनाए गए कानून पर प्रबल हो सकता है। ठीक है, अगला, संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करता है। संघ सूची और राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करता है। संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची को राज्य संघ सूची हो है, लेकिन तो इस कंडीशन में समवर्ती सूची भी होगा, तो ये भी सही होने की संभावना है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि राज्य सूची में सूचीबद्ध सभी मामलों को संघ या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल प्रस्तुत किया जा सकता है। कह रहा है कि राज्य सूची में सूचीबद्ध सभी मामलों को संघ या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना, 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, 3 तो सही होगा नहीं, तो उस कंडीशन में हम दूसरा सही होने की संभावना है, लेकिन इसको गलत मानेंगे। तो 57 का ए यानी केवल एक सही होगा, केवल एक यानी 57 का डी। 58वां प्रश्न देखते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए। हाल ही में, पहला कथन बताता है कि हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिससे बर्बादी कम होती है और पौधे द्वारा पोषण तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। कथन 1 है, तो दूसरा सही बात है, यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन प्रमुख पोषक तत्व हैं और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन और आयरन और सल्फर की कमी है, बिल्कुल सही बात है। यानी 58 का डी होगा कि दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो 58 का डी सही होगा। 58 के बाद 59वां प्रश्न है, भारतीय कृषि के विषय में
भारतीय कृषि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है, तो यह बेसिकली कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने ई नाम योजना शुरू की, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषि उपज बाजार समिति में मुफ्त सॉफ्टवेयर यानी क्या हो जाएगा 59 का ये भी दूसरा भी सही है कि 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, तो यहाँ सी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। 59 का सी, 59 का सी सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। 60वां देखते हैं प्रश्न कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण यानी लेटेस्ट डेटा दे रहा है, जिसमें 2024 से 25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, यानी वैश्विक विनिर्माण में भारत की कितनी है, तो यह बेसिकली 2.8% है। यह एक डेटा है, थोड़ा रटना इसको मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब सरकार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो 59 का तो सी हो जाएगा और 60 का बी हो जाएगा। 60 का बी हो जाएगा। 61वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है कि भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के जीवीएन विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। बिल्कुल सही बात है। सूरत और महाराष्ट्र के बहुत सारे और गुजरात के बहुत सारे जगहों पर कपड़ा व्यापार का बहुत बड़ा कारखाना है। तो भारत में इसकी योगदान कितनी है हिस्सेदारी विनिर्माण में 11% है। दूसरा, भारत कपड़ा और परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% है। बिल्कुल गलत है, गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो 61 का इसके बाद तीसरा देखते हैं कि भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। तो बिल्कुल यह एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है। तो जब 2 गलत हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा। तो इस कंडीशन में 1 और 3 सही है। अगर एलिमिनेशन मेथड भी आप लगाएंगे तो उस कंडीशन में सही होगा। या तो ऑप्शन ए, अगर आप एकदम जानकारी नहीं है तो या तो ए लगाएंगे या डी लगाएंगे। तो उसी में 2 क्वेश्चन तो 2 ऑप्शन तो आप छाट दिए अपने दिमाग से। तो ए या डी में हम क्या लगाएंगे कि बी ऑप्शन गलत है और 5वें स्थान पर है भारत। तो 5वां स्थान है, ठीक है, इसकी 5वां स्थान है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 61 का ए। 62वां प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो 62 का सी, यानी भारत 38वां स्थान रखता है। मैंने इसको बताया भी था कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान रखता है। तो 62 का 38 हो जाएगा, यानी 62 का सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कथन है कि विश्व भारत 2047 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भर रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, तो एक सही है कि 2047 तक का टारगेट है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, रोजगार खुद से सृजन करें और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दें। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, जो 63 का एक सही है। बात दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थानों का अन्वेषण कर रही है। तो यह दोनों स्टेटमेंट हमें जानकारी भी दे रही है और सही भी है। तो इस कंडीशन में हम 63 का 2 लगाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो 63 का क्या सही होगा, 63 का सी सही होगा। 63 का सी। 64वां प्रश्न हमारा है कि विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो यह बेसिकली सी, यानी सिक्किम जैविक कृषि करने वाला, पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो सिक्किम हो जाएगा 64 का सी, यानी सिक्किम। सी फॉर सिक्किम, और यह जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा जो पूर्णतः जैविक कृषि कर रहा है। तो 64 का सी। अगला 65वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 65वां प्रश्न हमारा है 2025-26 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 4.1 था। तो यह एग्जैक्ट याद करना मुश्किल है, लेकिन यह स्टेटमेंट सही है। मैं बस बता दे रहा हूं आपको ताकि आप अपने सब
पेपर में मिलान कर सके कि कितना स्कोर बन पा रहा है। दूसरा, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% पर लक्षित है। 2024-25 में यह जीएसडीपी का 9.2% होने का अनुमान है। बिल्कुल यह भी सही है। और अंतिम तीसरा ऑप्शन है 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीडीपी चालू किस्म पर भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी से 1/3 है, तो यह भी सही होगा, यानी 65 का एक ही बात करते हैं, तो 65 का ए 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी 1, 2 और 3 सत्य है, तीनों सत्य है यहाँ पे। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। 66वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 65 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 66वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय के क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर रही है। तो देखिए एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो गया, चाय के लिए थोड़ा ठंडा टाइप का मौसम होना चाहिए, तो गया में तो करेंगे नहीं, नालंदा और औरंगाबाद में करेंगे नहीं, तो कॉमन सेंस से 66 का ऑप्शन किशनगंज होगा। तो किशनगंज अररिया वाला एरिया में चाय के लिए है, तो जो भी थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए तो किशनगंज वाला एरिया होगा। औरंगाबाद, नालंदा और गया जी में नहीं आयोजित होगा। सोचिए कि बीपीएससी के द्वारा अभी भी गया जी को गया ही लिखा जा रहा है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा पहले ही बता दिया गया है कि गया जी होगा। ठीक है, तो गर्म क्षेत्र औरंगाबाद, नालंदा और गया है। किशनगंज में बेसिकली चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात की जा रही है, तो 66 का सी हो जाएगा। आगे आ जाइए, 67 प्रश्न 67वां प्रश्न है, बिहार की सकल संकल्प योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। देखते हैं सही है क्या है स्टेटमेंट। दूसरा, यह बिहार में कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक नवोन्वेषण कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई है। तो संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा दी गई है, यह तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट एक सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो 67 का क्या हो जाएगा, डी, यानी केवल एक सही है। 67 का डी, 67 का डी। 68वां प्रश्न है कि जीएसटी सुधारों 2025 द्वारा जीएसटी की दरों में कमी करके सीधे तौर पर दो चुनौतियों का समाधान किया गया, जिसमें शामिल है रोजगार सृजन और 68वां क्या, रोजगार सृजन के साथ क्या होगा, सामर्थ्य को भी लाया गया। तो गरीबी नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो यह बेसिकली 68 का क्या होगा, 68 का ए होगा सिर्फ आपका, कि यह सामर्थ्य को भी पैदा करता है, रोजगार सृजन और सामर्थ्य को बढ़ावा देता है। अगला 69 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूरे प्रयोजन, हालांकि मैं थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न इसको पढ़ूंगा नहीं, सीधे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कि 69 का बी सही होगा। और हम इसे बी को देखते हैं, यानी ए का 2 से मिलान कर देंगे, बी का 1 से मिलान कर देंगे, सी का 3 से मिलान कर देंगे और डी का 4 से मिलान कर देंगे। ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा कि सी 3, 4 डी, ए का 2 और बी का 1 हो जाएगा। तो 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 70वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न हमारा है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक हुई थी। एससीओ की बैठक कब हुई थी, बता दूं कि 2023 को भारतीय सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में बनारस को सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई थी एससीओ का, और 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो भारत एससीओ का सदस्य भी है और इसे संघाई सहयोग संगठन भी है, यह संघाई 5 का सदस्य है। तो भारत एससीओ में कब आता है, 2017 में आता है। 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ एससीओ में शामिल होते हैं। ठीक है, तो 70वां का हमारा उत्तर क्या होगा, सी, यानी 31 जुलाई 2025 को एससीओ की बैठक होती है। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक कब होती है, 31 जुलाई 2025 को। तो 70 का सी, 31 जुलाई 2025 को। अगला प्रश्न है कथन कारण के रूप में। कथन कहता है कि भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र राष्ट्र शुरू की गई थी। ठीक है, दूसरा, ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 354 डिब्बे थे। तो 71 का क्या होगा, 71 का डी। अब यह नया टाइप का जानकारी है। ठीक है, सबसे लंबा मालगाड़ी कौन था, तो यह बेसिकली रुद्र राष्ट्र और इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर यानी 354 डिब्बों के साथ था। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि अभी तक हमने देखा कि जितने भी कथन कारण वाले प्रश्न थे उसमें दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका उत्तर डी होगा। तो 71 का आपका डी सही हो जाएगा।
72वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न कहता है कि भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया? तो 72 का उत्तर ए है, यानी अमिताभ बच्चन को दिया गया था। यह बेसिकली करेंट अफेयर से संबंधित था, तो इसका 72 का आंसर ए होगा कि 23 सितंबर 2000। क्या एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आपके जो समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया था? तो यह बेसिकली अमिताभ बच्चन को किया गया था और यह फिल्म क्षेत्र में, फिल्म जगत में दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो इनके योगदान के देखते हुए दिया गया था। 73वां प्रश्न हमारा है जो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली से संबंधित है। पहला है कि IADC वैश्विक अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन का समन्वय करती है। दूसरा है कि CMO जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार के लिए 10 देशों की साझेदारी है। तीसरा कथन कहता है कि MNA परीक्षण करता है, NAV प्रमाणीकरण के स्पूफिंग को रोकता है। और अंतिम कहता है कि COPUOS अंतरिक्ष स्थिरता और मलबे के संबंध के लिए 2019 में आया था। तो 73 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1, 2 और 4 सही। आपका 3 ऑप्शन गलत है, तो इसका सी सही हो जाएगा। 1, 2, 4। तो 73 का क्या हो जाएगा? 73 का सी सही होगा। 73 का सी सही होगा। 73 का क्या सही होगा? तो 73 का सी सही होगा। 74वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न हमारा है कि मई 2025 में हमारा 74वां प्रश्न है कि मई 2025 में नेपाल के कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया, यानी किस ग्लेशियर को नेपाल में मृत घोषित किया गया मई 2025 में? तो यह बेसिकली 74 का ए, यानी याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। याला ग्लेशियर कहाँ है? यह भी पूछ सकता है, नेपाल में है। और यह बेसिकली मई 2025 में इसे मृत घोषित किया गया, याला ग्लेशियर को। तो 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 75 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो सही मेल कौन सा खाता है? तो 75 का बी, यानी सिर्फ एक ही, और डी वाई चंद्रचूड़ का ही मैच खाता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैंने सर्च करके पहले से रखा था। डी वाई चंद्रचूड़ बेसिकली वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेटर्स। डी वाई चंद्रचूड़ का पुस्तक क्या है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेटर्स नाम से पुस्तक लिखते हैं, जो कि 75 का बी हो जाएगा। तो 75 का बी हो जाएगा हमारा। बाकी सारा एक दूसरे से सही मेल नहीं खाता, तो 75 का बी। 76वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के संदर्भ में कौन निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार करिए? तो 76 का क्या है? तो 76 का क्या हो जाएगा? उप मिशन हो जाएगा कौशल आधारित संस्थागत प्रशिक्षण। बेसिकली संस्था में परीक्षण दिया जाता है। दूसरा स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना, 8-10 हजार का नौकरी मिल जाता है इसमें। नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन की 3-6 महीना ट्रेनिंग होता है, इसके बाद आपको कोई ऐसा छोटा मोटा कंपनी में काम के लिए लगा दिया जाता है। चौथा है प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का विकास, यानी 1, 2, 3 सही है। चारों सही होगा नहीं, तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो 1 सही, 2 सही या 4 सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4, यानी 76 का बी 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 76 का बी यानी 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न की ओर देखते हैं। 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित 76 का तो बी हमने लगाया है, 76 का बी हो गया है। 77 देखते हैं कि निम्नलिखित शहरी विकास कार्यक्रमों, योजनाओं और अधिनियमों को क्रम में रखें। पहला, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, तो यह बेसिकली कार्यक्रमों अधिनियम को क्रम में, यह क्रोनोलॉजी में लगाने की बात कर रहा है। तो 77 का क्या हो जाएगा? पहले कौन आता है? तो 77 का सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल, यह अमृत है। रियल एस्टेट और अधिनियम कब आता है? तो यह बेसिकली 77 का सी सही हो जाएगा। सबसे पहले एक नंबर पे कौन आ जाएगा? तो यह जवाहरलाल नेहरू वाला आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन 1 नंबर पे आ जाएगा। 2 नंबर पे दीनदयाल अंत्योदय योजना आ जाएगा। 3 नंबर पे आपका कायाकल्प अमृत योजना है।
और चौथे नंबर पे रियल एस्टेट यानी 2, 1, 3, 4 होगा। तो 77 का सी सही है। 78वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न हमारा है मिलान से संबंधित है और देश और राजधानी को मिलाना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा मैच करेगा उसको हम लोग मिलाएंगे। तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी हम लोग काहिरा को देखेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो क्या सिर्फ 20 से बी का 1 है? बी का 1 देखिए, 1 हमको पता था जिससे सारा बन गया मेरा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 78 का। 78 का देखिए आप लोग यहाँ टाइम बचा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सिर्फ हमको एक पता था कि मिस्र की राजधानी काहिरा होगा, तो काहिरा का सिर्फ एक में है, बी का सिर्फ एक में ही है, बाकी कहीं नहीं है। तो इससे हमको पता चल जाएगा लेबनान, बेरूत हो जाएगा लेबनान का, युगांडा बेसिकली कंपाला हो जाएगा युगांडा, और स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा। तो एक से मैंने कैसे क्रैक किया आपने देखा, लेबनान का बेरूत हो जाएगा, बायरूत हो जाएगा मिस्र काहिरा, युगांडा का कंपाला, और बेसिकली स्लोवाकिया का बातिस्लावा आ जाएगा। ठीक है, तो एक पता होने पे आप कैसे क्रैक करते हैं आप देखा, एलिमिनेशन मेथड यहाँ काम करती है। तो ए इसका 78 का ए सही है, 78 का ए सही होगा। आगे देखिए कथन कारण वाला बहुत सारे प्रश्न है और उसका भरमार है यहाँ। तो कथन सी, श्री सीपी राधा कृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, दूसरा कहता है रीजन कि श्री सीपी राधा कृष्णन ने IADI ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 सीटों के अंतर से हराया, 452 सीट के अंतर से हराया। तो क्या सही है? तो 79 का डी। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट यहाँ गलत दिया हुआ है। दूसरा 452 सीट से कैसे हरा देंगे भाई? तो 79 का डी सही होगा, यानी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो 79 का डी। अगला प्रश्न हमारा 80वां नंबर का है। अब हम लोग अपने लक्ष्य के करीब हैं और बहुत जल्द हम इस सेशन को खत्म करने वाले हैं। लगभग अगला 10 मिनट में हमने सारे सेशन को कंप्लीट कर लूंगा। तो 80वां प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा में अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया था। तो क्या डेट सही है? ओम बिरला अध्यक्ष है पता है, लेकिन डेट सही है क्या? तो उसको आगे चेक करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समितियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो कथन 1 और 2 दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यह नया जानकारी हमको दे रहा है, तो 80 का ए हो जाएगा, यानी 80 का ए सही होगा। कथन कारण सही और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया, क्योंकि भारत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समितियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, लेकिन बीपीएससी इसको एक्सप्लेन करवा देगा। यूजीसी नेट वाले में सेम कंडीशन होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी मैच कर गया तो आप एक्सप्लेन करवा दीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा उस कंडीशन में। 81वां प्रश्न भी सेम असर्जन रीजन वाला है। पीपुल्स, इसका पहला कथन है पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। भाषाओं की संख्या 840 है। अब देखिए क्या सही है, तो 81 का बी सही हो जाएगा। सेम चीज कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ क्या है कि भाषा की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, भारत में भाषाओं की दूसरी बड़ी संख्या है, भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या सही है, लेकिन यह एग्जैक्ट डेटा बता रहे थे। एक्सप्लेन नाम का कुछ चीज है नहीं, तो बी सही हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ तो 1% भी एक्सप्लेन नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे को कर रहा है। तो 81 का हम बी लगाएंगे। 81 का बी लगाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में कौन सही कथन बताइए। तो ऊर्जा नीति के बारे में सही कथन क्या है? तो नीति का उद्देश्य भारत में अप्रयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन करना है, बिल्कुल सही। यह नेट जीरो 2070 यानी जीरो 2000 लक्ष्य की तरफ स्वच्छ ऊर्जा
संक्रमण दर को उत्कृष्ट देता है। मैंने जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात करता है 2070 तक, सही है। यह राज्यों, उद्योग और वैश्विक निकायों के साथ अनुसंधान, नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहन करता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3 सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 82 का बी, 82 का बी सही हो जाएगा, 82 का 82 का बी। 83वां देखिए, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी संबंधित आवृत्ति को सही क्रम में रखिए। अब देखिए, कुल मिलाकर मैं इसका ज्यादा जिक्र करूंगा नहीं, यहाँ बस आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ। 83 का बी हो जाएगा, 3, 1, 2। 83 का सबसे पहले क्या आ जाएगा, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी के बाद आवर्तन किरण और अंत में सूक्ष्म तरंग विकिरण आ जाएगा, जो कि 83 का बी होगा, 83 का बी, 83 का बी हो जाएगा। अब देखिए 84वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न कथन कारण वाला है। भाई यहाँ तो एकदम भरमार है कथन कारण वाले प्रश्न का। एक हमको लगता है टोटल 15-20 प्रश्न ऐसे होंगे जो कथन कारण असर्जन रीजन वाले होंगे। 84वां प्रश्न देखते हैं। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव न्यूनतम होता है, यानी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति में डोरी में तनाव न्यूनतम होता है। पता हमको नहीं है, लेकिन इसको सही मान लेते हैं। दूसरा, उच्चतम बिंदु पर तनाव इज इक्वल टू उपकेंद्र। अब केंद्रीय बल पिंड का भार, यह गति के दौर तनाव का न्यूनतम है। तो यह बेसिकली ए इसका सही होगा। सेम कंडीशन की एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, ए और बी सही, ए और आर सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 84 का सही हो जाएगा ए। 85वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 85वां, चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला 3 कथन यहाँ दिया हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। संयोजक करता ब्रेड और चालक ब्रेड एक दूसरे को अति व्यापी करते हैं। दूसरा, किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ चरघातांकीय रूप में घटती है। तीसरा, चालक अर्धचालकों की तुलना में कम और कुचालकों की तुलना में अधिक विद्युतीय धारा का संचालन करते हैं। तो 1, 2, 3 है। तो 85 का क्या हो जाएगा सही, केवल पहला सही है, बाकी 2 गलत है। तो केवल पहला कथन सही है। निम्नलिखित कथन कौन है, तो पहला कथन ही सही है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन गलत है। तो 85 का डी हो जाएगा, 85 का डी, पहला कथन, केवल पहला कथन सही है, 85 का डी, 85 का आपका डी हो गया, 85 का डी। अगला प्रश्न 86वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86वां प्रश्न सेम वही कथन कारण। जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। ठीक है, 86वां प्रश्न क्या है, लोलक, ठीक है, उसको ले जाएंगे तो कम हो जाएगा। दूसरा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान बढ़ जाएगा, जिससे लोलक का आवर्तक कम हो जाएगा, आवर्तक कम हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा 86 का, तो 86 का सी, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है, आर सही है। तो एक दो ऐसे भी प्रश्न है जहां रिक्स, अगर नहीं आपको पता है तो थोड़ा रिक्स ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर असर्जन रीजन वाले में ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी व्याख्या भी कर रहा है। तो 86 का मैंने क्या देखा, 86 का सी, यानी कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। 87वां प्रश्न है, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है। धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है। तो यह बेसिकली 87 का डी, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। अब इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अंगूठे और पैर का नियम क्या है, लेकिन 86 का सी हो गया और 87 का डी, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, यानी थंब, लेफ्ट हैंड थंब का नियम है। 87 का डी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से संबंधित है। 87 का डी, 87 का डी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है, यानी स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है। अब कहता है कि अगर अचानक एक लकड़ी लटका दिया जाए तो उस कंडीशन में उस पर कील ठोकना कठिन क्यों होता है। तो 88वां का सी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम यहाँ लगेगा कि अगर आप ठोकिएगा तो पीछे चला जाएगा, क्रिया बदले प्रतिक्रिया। तो 88 का न्यूटन का गति का तीसरा नियम यहाँ लग जाएगा। ठीक है, पास्कल का नियम गति का दूसरा तीसरा कुछ नहीं, जड़त्व तो नहीं लगेगा, यहाँ न्यूटन का गति का तीसरा नियम लग जाएगा, यानी 88 का सी। 88 का सी क्या कहता है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम लग जाएगा 88 का सी। 89, दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है। दो कंपन करने वाले
दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है? कब कहा जाता है? तो 89 का डी यानी उपरोक्त सही यदि उनके बीच कालांतर पाई का सम गुणज हो, यदि इसमें जो भी हो आप एक देख लीजिएगा, इसका ऐसे सही उत्तर डी होगा कि उपयुक्त तीनों, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तीनों सही है, तो 89 का डी हो जाएगा। 89 का डी सही हो जाएगा। 89 का डी 89 का डी 89 का डी सही हो जाएगा। अब देखिए 90वां प्रश्न देखते हैं। 90 का देखते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है? मतलब गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ देंगे तो वोल्टमीटर में हो जाएगा। तो यह बेसिकली आपका 90 का सी उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में उच्च, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, एक बार देख लेना है कि कितना क्या स्कोर आपका बन रहा है। तो 90 का क्या होगा? 90 का सी यानी उच्च प्रतिरोध तार को समानांतर में, ठीक है, तो 90 का सी हो जाएगा। एक बार पीछे देख लें, इसको तो सबने हमने सही कहा था ना, इसको हमने सही कहा था, तो हमारा 90 हो गया, 90 का सी हो जाएगा। 90 का सी। 91 प्रश्न की तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी घूम रहा है इसीलिए टिमटिमाते हैं क्या? दूसरा, पृथ्वी से तारों की दूरी समय के साथ बदलती है, हो सकता है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का आवर्तन काल लगातार बदलता रहता है। तो बिल्कुल सबसे सटीक है, बदलते रहता है, इसलिए हमको लगता है कि टिमटिमा रहा है, लेकिन वास्तव में वह टिमटिमाते नहीं थे, लेकिन जब आवर्तनांक गति लगातार बदलता है तो उस कंडीशन में हमको लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। तो 91 का सी हो जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का आवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। तो 91 का 91 का सी सही होगा। अब हम लोग अपने मंजिल के करीब हैं, बस 8 प्रश्न और हैं, इसके बाद इस सेशन को हम ही खत्म करेंगे। पहला, हब्बल स्थिरांक का महत्व क्या है? हब्बल मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम इसको मैं बता रहा हूँ, यानी 92 का डी, 92 का डी होगा कि हब्बल 92 का डी क्या कहता है कि हब्बल स्थिरांक का महत्व है। तो यह बेसिकली यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापता है। हब्बल क्या मापता है? तो हब्बल स्थिरांक बेसिकली यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर को नापता है कि ब्रह्मांड कितना बढ़ रहा है। तो 92 का डी हो जाएगा। 93, निम्नलिखित में से किस धातु के संकुलनों का उपयोग रूमेटोइड थाइटिस के उपचार में किया जाता है? यानी एक बीमारी है कि रूमेटाइड अथराइटिस के रूप में किया जाता है। तो 93 का बी यानी गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। तो गोल्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रूमेटाइड अथराइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। तो 93 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 93 का बी। 94 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो 94 का क्या हो जाएगा? 94 का सी यानी F2, F2 की यौगिक ऑक्सीजन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 94 का सी हो जाएगा कि इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीजन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यह बेसिकली F2 का होता है, जो कि सी है। 94 का सी सही हो जाएगा। 95 है कि किस ताप पर मैथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की दोगुनी होती है? अज्ञात गैस का अनुभार क्या है? तो 95 का ऑप्शन सी यानी 64 हो जाएगा। 64 इसका सही उत्तर होगा। जिन्होंने भी 64 लगाया है उनको 1 नंबर मिलता है। 64 सही हो जाएगा। तो 95 का सी 95 का सी 95 का सी यानी 64 सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 96वां प्रश्न। निम्नलिखित में से बोरोन कौन सा एनायन नहीं बना सकता? निम्नलिखित में से बोरोन कौन सा एनायन नहीं बना सकता? तो बोरोन क्या नहीं बना सकता, कौन सा एनायन नहीं बना सकता? तो 96 का डी नहीं बना सकता, यानी BF36 नहीं बना सकता है। तो 96 का डी है कि बोरोन कौन सा एनायन नहीं बना सकता। तो 96 का डी हो जाएगा। 97 देखिए कि निम्नलिखित में से किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजन बंध दिखाई जाता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजन बंध दिखाई देता है? तो सहसंयोजन बंध कब दिखाई देगा? तो 97 का ए इसका सबसे सही उत्तर होगा कि 97 का ए सही होगा। जिन्होंने भी ए लगाया है उनको 1 नंबर मिला। 97 का
97 का ए हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा। 98 प्रश्न हम देखते हैं जो कि कथन कारण वाला है। 98 प्रश्न क्या कहता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह का परीक्षण नहीं करता। दूसरा कारण कहता है कि कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कमी वाली है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए संवेदनशील है। तो 98 का उत्तर क्या हो जाएगा? 98 का सी होगा कि एक सही है लेकिन आर असत्य है। मिला लीजिएगा, ए इज राइट, आर इज रॉन्ग। ए सही है, कथन सही है, कारण गलत है। तो 98 का 98 का सी हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा। थोड़ा मैं पानी पी लूं, गला सूखने लगा है, 1 घंटा 15 मिनट हो गया। 98 का सी हो जाएगा कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो 98 का सी, 98 का सी। 99 देखते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे मीठा शक्कर है। तो 99 का सबसे मीठा शक्कर कौन हो जाएगा? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा शक्कर यानी डी सही हो जाएगा। 99 का डी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा शक्कर होता है यानी 99 का डी। 99 का डी यानी फ्रुक्टोज सबसे मीठा शक्कर होता है। ठीक है। 100वां प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसका मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं, ज्यादा इसमें दिमाग कुछ वैसा लगाना नहीं है। तो 100 का डी सही हो जाएगा, 100 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का 3। एनआई क्या है? मॉन्ट प्रक्रम है। ठीक है। दूसरा सीयू क्या है? तो सीयू बेसिकली विद्युत अपघटन है। जेडार क्या है? तो जेडार बेसिकली एक यानी वॉन आर्केल की विधि से संबंधित है। और अंतिम में जी क्या है? तो जी बेसिकली क्षेत्र शोधन है। तो 100 का डी से सही हो जाएगा। 100 का जिसने भी डी लगाया तो उसका सही है। अब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है कि किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है एडीओ 17 तारीख वाले जीएस-जीके के पेपर में। उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपका स्कोर रहेगा। और मैं कुछ दिनों के बाद या कुछ दिनों के अंदर एक बार तीसरे फेज का एग्जाम होने दीजिए, जो कि 20-21 को। इसके बाद एक मैं पेपर के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ होने की संभावना है। हालांकि थोड़ा सा यह पहली बार पेपर हो रहा है तो कट ऑफ का एग्जैक्ट अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पेपर की कठिनाई का स्तर है उसको देखकर हम लगा सकते हैं। जैसे 14 तारीख का जो पेपर हुआ था 14 अप्रैल को जीके जीएस का, वो थोड़ा इसके तुलना में थोड़ा ठीक था, लेकिन आज वाला पेपर हमको थोड़ा टफ लगा। हालांकि इसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो थे जो अचानक से मतलब मेरे मुंह पे थे और उसका उत्तर मैं जानता था या आप जानते थे। ठीक है, तो एकदम नया, बहुत सारे प्रश्न नए भी थे लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा था जो आसानी से बन रहा था, तो उस कंडीशन में सही है। तो कुछ दिनों के बाद जब तीसरे फेज का होगा तो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूं। आप एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे ऐसा ही या मेरा मनोबल बढ़े और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाऊं और आपको अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने में मदद मिल सके। साथ ही साथ मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तीसरे फेज का जो एग्जाम है, तीसरे टाइम का या तीसरे फेज का एग्जाम है, उसका भी जीके जीएस वाले पोर्शन को मैं कवर करवाऊंगा। और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं जो 14 अप्रैल वाले जीएस जीके के पोर्शन का वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार जाके देख ले। ऐसा नहीं है कि यह वीडियो सिर्फ आपको अपने स्कोर जानने में मदद करेगी, बल्कि इससे आप अपना आगे की तैयारी, जो आगे बीपीएससी या बिहार सरकार की तरफ से आने वाली वैकेंसी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीवाईक्यू से ट्रेंड जनरली पूछा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ तो कुछ फायदा हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा है थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंस बना के रखा और लगभग 1 घंटा 20 मिनट का यह वीडियो हो गया। और एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जम के आप लोग करिए ताकि इस वीडियो हर जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।